हेलो डियर स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम बैक टू ए स्क्वायर अकेडमी। लास्ट क्लास में हम लोगों ने वर्क डन तक कंप्लीट किया था कि जितने भी पॉसिबल टाइप के वर्क डन होते हैं, आइदर इन आइसोथर्मल हो, एडियाबेटिक हो, रिवर्सेबल हो, इरिवर्सेबल हो, हमने सारे वर्क डन के केस देखे थे। आज हम लोग सेकेंड पार्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आते हैं, जहाँ पे देखते हैं कि कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं। फिर देखेंगे कि अगर कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है तो स्पॉन्टेनियस होने का क्राइटेरिया क्या है। इस टॉपिक को आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं। आइए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है अपना स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अब नाम से ही समझ सकते हो कि कोई भी प्रोसेस, इससे पहले तुमने सुना होगा स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, है ना। जैसे समझो कि सुबह सुबह तुमने पानी गर्म किया, तो पानी को गर्म करने के लिए तुमको क्या करना पड़ता है? हीट देनी पड़ती है। या तो गीजर ऑन करना पड़ता होगा, या तो तुमको क्या होगा, या तो गैस पे रखना पड़ेगा, हीट देना पड़ता होगा। लेकिन गर्म पानी ठंडा हो, उसके लिए कुछ करना पड़ता है क्या? नहीं करना पड़ता। इससे मतलब ये चीज़ समझ में आ गया क्या कि जब गर्म पानी का ठंडा हो तो वो प्रोसेस खुद से हो जाएगा, है ना। और जब किसी ठंडे पानी को गर्म कर रहे हो तो उस केस में वो क्या होगा? डिपेंड करेगा तुम पे। जब तुम हीट दोगे तभी पानी गर्म होगा। मतलब हीट का लॉस होना स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस? स्पॉन्टेनियस हुआ। लेकिन हीट का एब्जॉर्ब होना नॉन स्पॉन्टेनियस। ये किस एग्जाम्पल में तुमने बहुत आराम से कह दिया? जब पानी के केस में हमने लिया कि जब पानी को गर्म करना है, पानी को ठंडा करना है। स्पॉन्टेनियस का मतलब एक चीज़ तो क्लियर हो गया ना, वैसा प्रोसेस जो खुद से हो उसको क्या बोलेंगे? स्पॉन्टेनियस। और वैसा प्रोसेस जिसको करना पड़े उसको क्या बोलेंगे? नॉन स्पॉन्टेनियस। बोलो हाँ ना। चलो दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए। तुम क्या करो, फ्रिज से आइसक्रीम निकाल दो, तो थोड़े टाइम में आइसक्रीम क्या होगा? मेल्ट होगा। अगर आइसक्रीम नहीं लेते हो तो तुम आइस ले लो, थोड़े टाइम में आइस क्या होगा? मेल्ट होगा। तो मेल्टिंग ऑफ आइस स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस? उसमें बताओ, मेल्टिंग ऑफ आइस में हीट एब्जॉर्ब होती है या रिलीज होती है? हीट एब्जॉर्ब होती है। देखो, गर्म पानी में हीट एब्जॉर्ब करना मतलब ठंडे पानी को गर्म करने के लिए हीट जब एब्जॉर्ब होती है तो वो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया। लेकिन आइस को मेल्ट होने में हीट एब्जॉर्ब हो रही है, प्रोसेस क्या हो गया? स्पॉन्टेनियस हो गया। बोलो है ना। और जब पानी से तुम बर्फ बनाते हो तो हीट क्या होती है? रिलीज होती है। लेकिन वो प्रोसेस तुमको उसके लिए फ्रीजर में रखना होगा, और वो प्रोसेस कैसा हो जाता है? नॉन स्पॉन्टेनियस। मतलब एक चीज़ तो समझ में आ गई कि कब कोई चीज़ स्पॉन्टेनियस होगी, कब कोई चीज़ नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। लेकिन हीट का एब्जॉर्ब होना और हीट का रिलीज होना, ये दोनों स्पॉन्टेनियस हो सकता है। गर्म पानी का ठंडा होने में हीट रिलीज हो रहा है, लेकिन प्रोसेस कैसा है? स्पॉन्टेनियस। और आइसक्रीम का या आइस का मेल्ट होना, हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, वो भी क्या है? स्पॉन्टेनियस। मतलब एक चीज़ तो है कि हीट का लॉस गेन स्पॉन्टेनिटी को डिफाइन नहीं कर पाएगा। इतनी बात समझ में आई। और उसी के लिए आज की क्लास में हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, इंट्रोपी। क्या पढ़ेंगे? इंट्रोपी। तो टॉपिक यही है, स्पॉन्टेनिटी या नॉन स्पॉन्टेनिटी प्रोसेस। और इसी को पता करने के लिए फर्स्ट सेकंड पार्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम दो फैक्टर पढ़ेंगे, एक इंट्रोपी, दूसरा गिब्स फ्री एनर्जी। एक क्या पढ़ेंगे? इंट्रोपी, दूसरा क्या पढ़ेंगे? गिब्स फ्री एनर्जी। किस चीज़ को पता करने के लिए कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस। क्लियर है। कहानी को यहीं से स्टार्ट करते हैं। स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, दो टाइप के प्रोसेस होते हैं। डिफिनेशन से देख लो। द प्रोसेस विच हैज नेचुरल टेंडेंसी टू अकर इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन आइदर ऑफ इट्स ओन और आफ्टर प्रॉपर इनिशिएशन। वैसा कोई प्रोसेस जो खुद से हो या एक बार तुम उसको इनिशिएट कर दो, बाकी खुद से कंटिन्यू कर ले, उसको क्या बोलते हैं? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल तुमको देता हूँ। कई बच्चे सुबह सुबह क्या करते हैं? खुद से अलार्म लगाते हैं, उठ के बैठ के पढ़ लेते हैं, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हुआ। कई बार बच्चों की नींद नहीं खुलते हैं तो पेरेंट्स उसको डांट पीट के उठाते हैं, तो भी बच्चा पढ़ाई खुद से ही कंटिन्यू करता है ना। दोनों प्रोसेस कौन सा हो गया? स्पॉन्टेनियस हो गया। बोलो है ना। और वैसा कोई बच्चा जो सुबह उठ के पढ़े ही नहीं, उसको क्या बोलेंगे? या तो बच्चा खुद से उठ के पढ़े या कोई उसको उठा दे फिर वो खुद से पढ़ाई कर ले। दोनों प्रोसेस क्या हो गया? स्पॉन्टेनियस। तो स्पॉन्टेनियस होने के लिए क्राइटेरिया है कि प्रोसेस खुद से हो या एक बार तुम उसको स्टार्ट कर दिए तो बाकी खुद से होने लगे। बोलो है ना। जैसे तुम कैंडल जलाते हो, दिया जलाते हो, एक बार दिया जला दिए, माचिस लगा दी ना, तो बाकी खुद से कंटिन्यू करता है कि हमेशा माचिस जलाते रहते हो तुम, तो वही प्रोसेस क्या हुआ? स्पॉन्टेनियस। क्लियर है। और वैसा प्रोसेस न तो खुद से हो न तो किसी को स्टार्ट करने पे हो, उसको क्या बोलेंगे? नॉन स्पॉन्टेनियस। ये बिल्कुल थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। एक बार डिफिनेशन है, पढ़ लो। द प्रोसेस विच हैज नेचुरल टेंडेंसी टू अकर इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन आइदर ऑफ इट्स ओन
or after proper initiation under the given set of condition are called as spontaneous process. All natural process are irreversible and spontaneous. जितने भी natural process हैं वो कैसे irreversible और कैसे होते हैं spontaneous. नेचर में जितनी चीज होते हैं वो spontaneous ही है ना कि तुम कराते हो. The natural process take place on its own in one direction only. और जितने भी natural process होते हैं वो reversible या irreversible, irreversible एक ही यूनिडायरेक्शनल में होगा. Non-spontaneous process are those process which does not occur on its own in a particular direction. That is process which does not have a natural tendency to occur in a particular direction either of its own or after initiation are called as कौन सा बेटा? Non-spontaneous process. Non-spontaneous process may be made to occur when energy from some external source is supplied continuously throughout the process. तो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो होगा जिसको हमेशा तुमको कराते रहना होगा. अगर हीट सप्लाई होगा तो जब तक हीट सप्लाई करोगे तब तक वो प्रोसेस होगा. अगर हीट रिलीज हो रहा होगा तो तब जब तक हीट रिलीज करते रहोगे तब तक वो प्रोसेस होगा. उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ ये ना. चलो आगे बढ़ते हैं. फिर एग्जाम्पल ऑफ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस दैट नीड टू इनिशिएशन. पहला है एग्जाम्पल ऑफ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस दैट नीड टू इनिशिएशन. स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का वो एग्जाम्पल जिसको एक बार तुमको इनिशिएट करना पड़ेगा, प्रोसेस खुद से क्या करेगा? कंटिन्यू करेगा. उसी को क्या बोलेंगे? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. पहला है फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल. बिल्कुल सही है. पानी का टैप खोल दो तो पानी खुद से आता है ना, लेकिन टैप तो खोलना पड़ेगा. दूसरा है फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी. ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर. थर्ड है फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. फ्लो ऑफ गैस फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. तो इसके लिए एक बार तो तुमको वाल्व को ओपन करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? एग्जाम्पल नंबर 2 मेल्टिंग ऑफ आइस एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड. 25 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब रूम टेम्परेचर पे. तो फ्रीजर का और बाहर का टेम्परेचर में कौन सा टेम्परेचर जाता है? फ्रिज के अंदर का या फ्रिज के बाहर का? फ्रिज के बाहर का. फ्रिज के बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा है, फ्रीजर का टेम्परेचर कम है. ये हम लोग जहाँ जिस स्टेट में उसकी बात करते हैं. अगर तुम JNK चल जाओ, सियाचिन के पास चल जाओ तो वहाँ बाहर टेम्परेचर कम होता है, इसलिए टेम्परेचर मेंशन है 25 डिग्री सेंटीग्रेड. और फ्रिज के अंदर का टेम्परेचर 25 से क्या होता है? कम होता है. तभी तो वाटर क्या होता है? फ्रिज होता है. इवोपरेशन ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड. रिजोल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट इन वाटर. सॉल्ट को तुम पानी में डालते हो, डिजॉल्व होता है ना. तो ये सब एग्जाम्पल कौन सा है? स्पॉन्टेनियस है. मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट नॉन रिएक्टिंग गैस. दो परफ्यूम का स्प्रे करो, दोनों का स्मेल, दोनों के फ्रेगनेंस पार्टिकल आपस में मिक्स होते हैं. एटमॉस्फेयर में कई सारे गैस नॉन रिएक्टिंग गैस आपस में मिक्स होते हैं ना. तो ये सब एग्जांपल कौन से हैं? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के. एग्जांपल ऑफ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस दैट नीड टू इनिशिएशन. बर्निंग ऑफ फ्यूल. एक बार तुम गैस ऑन कर देते हो तो कंटिन्यूसली गैस जलता रहता है ना. एक बार लकड़ी में आग लगाए कंटिन्यूसली अपने क्या करता है? कंबशन को कंटिन्यू करता है. एग्जाम्पल देख लो. C+O2 गिव CO2. ये बर्निंग ऑफ कार्बन है. ये बर्निंग ऑफ CH4 क्या है? हाइड्रोकार्बन है. CH4 प्लस O2 गिव CO2 एंड H2O. लाइटिंग ऑफ कैंडल ये भी उसी के एग्जाम्पल है. हाँ या ना. अब देख लो क्राइटेरिया फॉर प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस. अगर कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं होगा, इसी का क्राइटेरिया के लिए हम लोग दो चीज़ पढ़ते हैं. एक चीज़ आगे देखो. एक एनर्जी फैक्टर, दूसरा कौन सा फैक्टर? एंट्रोपी फैक्टर. एक कौन सा फैक्टर? एनर्जी फैक्टर. दूसरा कौन सा फैक्टर? एंट्रोपी. और ये दो फैक्टर बताता है कि कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं होगा. आमतौर पे अगर मैं पहला एनर्जी फैक्टर की बात करूं, यहीं पे तुमको समझाता हूं. तो एनर्जी फैक्टर के हिसाब से कोई भी केमिकल रिएक्शन दो टाइप के हो सकते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी केमिकल रिएक्शन इज ऑफ टू टाइप. एक को बोलते हैं एक्सोथर्मिक, दूसरे को क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक. तो एनर्जी फैक्टर के हिसाब से केमिकल रिएक्शन दो टाइप के हो सकते हैं. कौन कौन से? एक्सो, एंडो. एक्सो का मतलब क्या होगा? वैसा कोई केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट लॉस हो. तो इस केस में क्या होगा? हीट लॉस होगा. और इस केस में हीट क्या होगा? गेन होगा. इस केस में हीट का क्या होगा? लॉस होगा. बोल. तो तुम देखो कि जनरली जितने भी इंडोथर्मिक प्रोसेस है उसमें हीट एब्जॉर्ब होगा तभी प्रोसेस होगा. तो मोस्टली इंडोथर्मिक रिएक्शन आर स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस? नॉन स्पॉन्टेनियस. लेकिन अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो उसमें हीट क्या होगा?
लॉस होगा तो खुद से हीट को लॉस कर सकता है, एग्जाम्पल में क्या होगा, वो स्पॉन्टेनियस नेचर्स का होगा जनरली। लेकिन तुमने मेल्टिंग ऑफ आइस देखा, एंडोथर्मिक है बट स्पॉन्टेनियस है। तो सिर्फ अकेला एनर्जी फैक्टर नहीं बता सकता है कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। क्या मेरी बात समझ में? दूसरा है इंट्रोपी फैक्टर। फिर बात आती है इंट्रोपी क्या है। तो इंट्रोपी को हम लोग फ्रीडम बोलते हैं या रेंडमनेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रीडम। आगे हम लोग पढ़ते हैं डिग्री ऑफ रेंडमनेस या डिग्री ऑफ फ्रीडम को ही क्या बोलते हैं? इंट्रोपी। अब क्लास में कोई बच्चा अगर बैठा हुआ है, ध्यान से समझना, तो उसकी नेचुरल टेंडेंसी क्या होगी? बात करने की या पढ़ाई करने की? बात करने की। जैसे ही टीचर आता है बच्चा शांत बैठ जाता है। ध्यान समझना कि अगर कोई भी किसी भी क्लासरूम में अगर 10 बच्चे हैं तो नेचुरल टेंडेंसी क्या होगी कि क्लासरूम शांत टीचर के प्रेजेंस में होगा या टीचर के एब्सेंस में होगा? टीचर के प्रेजेंस में क्लासरूम शांत होगा और टीचर के एब्सेंस में क्लासरूम क्या होगा? बच्चे आपस में बात करेंगे, ज़्यादा शोर होगा। बोलो है ना? तो बच्चों की नेचुरल टेंडेंसी क्या है? बात करने की या शांत रहने की? बात करने की। तो जब बात कर रहे हैं तो मतलब वो अपनी फ्रीडम को महसूस कर रहे हैं ना, तो उस केस में इंट्रोपी क्या हो रही है? बढ़ रही है। लेकिन जैसे ही टीचर आ जाता है बच्चे शांत बैठते हैं, इंट्रोपी क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो वैसे कोई चीज़ जिसमें तुम्हें सुकून, तुम्हें फ्रीडम महसूस हो, उसी को क्या बोलते हैं? इंट्रोपी। और जितना ज़्यादा तुम सुकून और फ्रीडम महसूस करोगे उतना ज़्यादा तुम्हारी इंट्रोपी क्या होगी? इंक्रीज करेगी। समझ में आया? तो दूसरा टेंडेंसी टू अटेन मैक्सिमम रेंडमनेस, और जितना ज़्यादा रेंडमनेस इंक्रीज करेगा उतना ज़्यादा एंट्रोपी बढ़ेगा, उतना ज़्यादा उसका स्पॉन्टेनियस नेचर क्या होगा? बढ़ेगा। अब दूसरा है टेंडेंसी टू अटेन मिनिमम एनर्जी और मैक्सिमम स्टेबिलिटी। जितना ज़्यादा एनर्जी कम होगी, केमिस्ट्री में लो एनर्जी का मतलब हाई स्टेबिलिटी होता है, तो जितना मिनिमम एनर्जी होगी मैक्सिमम क्या होगी? स्टेबिलिटी होगी। प्रोसेस क्या होगा? स्पॉन्टेनियस होगा। है ना? अब इसी को 1 बाय 1 हम लोग पढ़ते हैं। अब क्या पढ़ते हैं? इंट्रोपी। इंट्रोपी को हमने अभी देखा। क्या पढ़ते हैं? रेंडमनेस। क्या पढ़ते हैं? रेंडमनेस। Entropy is a thermodynamic quantity which is used to measure degree of randomness or disorderness of a system are called as क्या बेटा? Entropy। कोई भी सिस्टम कितना ज़्यादा डिसऑर्डर या उसमें कितना ज़्यादा रेंडमनेस है उसी को क्या बोलते हैं? उसकी इंट्रोपी। और किसी भी सिस्टम में जितना ज़्यादा उसमें डिसऑर्डरनेस या रेंडमनेस होगी हम कहेंगे उसकी इंट्रोपी ज़्यादा है। हम लोग कभी किसी भी सिस्टम का एग्जैक्ट इंट्रोपी नहीं निकाल सकते हैं। एग्जैक्ट इंट्रोपी हमेशा क्या निकाल सकते हैं? चेंज इन इंट्रोपी निकाल सकते हैं। मोर इज द डिसऑर्डरनेस हायर इज द इंट्रोपी। और किसी भी सिस्टम का जितना ज़्यादा डिसऑर्डरनेस या रेंडमनेस होगा उसकी इंट्रोपी उतनी ज़्यादा होगी। द रेशियो ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम इन आइसोथर्मल एंड रिवर्सेबल मैनर टू द टेम्परेचर एट विच हीट इज एब्जॉर्ब इज इक्वल टू क्या बेटा? चेंज इन इंट्रोपी। और अगर सिंपल की बात करोगे तो किसी भी रिवर्सेबल प्रोसेस में कितना ज़्यादा हीट का एक्सचेंज हो रहा है उस टेम्परेचर पे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंट्रोपी बोलते हैं। और हमेशा इंट्रोपी निकालना हो, चेंज इन इंट्रोपी इक्वल टू, तो चेंज इन हीट अपॉन क्या होगा? टेम्परेचर। चेंज इन हीट अपॉन, क्या मेरी बात समझ में आ गया? ऊपर में चेंज इन हीट जो है क्यू रिवर्सेबल, ये कौन सा प्रोसेस होना चाहिए? रिवर्सेबल। व्हेन क्यू रिवर्सेबल इज हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम इन रिवर्सेबल मैनर। तो ये हीट क्या है? एब्जॉर्ब है या रिलीज है? एब्जॉर्ब है। और एब्जॉर्ब है तो क्यू रिवर्सेबल, पॉजिटिव या निगेटिव? पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे जो साइन है वो साइन कैसा होगा? पॉजिटिव। क्लियर? अगर इसकी यूनिट की बात करोगे तो ऊपर हीट है तो हीट की यूनिट क्या हो जाएगी? या तो जूल या तो कैलोरी। तो या तो जूल पर केल्विन या कैलोरी पर केल्विन इसका यूनिट होगा। बोलो हाँ या ना? कोई दिक्कत? तो कभी भी किसी भी रिवर्सेबल प्रोसेस में जितना एक्सचेंज ऑफ हीट हो रहा है अपॉन देयर टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे एक्सचेंज हीट का एक्सचेंज होगा उतना ज़्यादा क्या होगा? इसका इंट्रोपी होगा, डेल्टा एस। दूसरी चीज़ ये समझ में आ गया? तो पहला तुमको बताया थर्मोडायनामिक क्वांटिटी है। दूसरा बताया तुमको क्या? जितना ज़्यादा डिसऑर्डरनेस होगा उतना ज़्यादा इंट्रोपी होगा। तीसरा बताया हीट एब्जॉर्ब अपॉन क्या बेटा? टेम्परेचर। फोर्थ पॉइंट देख लो, कह रहा है कि अगर किसी भी सिस्टम का हमें चेंज इन इंट्रोपी निकालना है, क्या निकालेंगे? चेंज इन इंट्रोपी। क्या एब्सोल्यूट इंट्रोपी निकाल सकते? एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ इंट्रोपी नहीं निकाल सकते। तो हमेशा इंट्रोपी का क्या निकालेंगे? चेंज निकालेंगे। और कभी भी चेंज निकालेंगे तो ये होगा फाइनल माइनस इनिशियल। क्या होगा? जैसे इंटरनल एनर्जी हम लोग निकालते थे फाइनल माइनस इनिशियल, तो ऐसे क्या निकालेंगे? इंट्रोपी फाइनल माइनस इनिशियल। अगर डेल्टा एस पॉजिटिव हुआ तो हम कहेंगे इंट्रोपी बढ़ा, और डेल्टा एस निगेटिव हुआ तो इंट्रोपी क्या हुआ? कमा। तो ये लिखा हुआ है
चेंज इन इंट्रोपी इज इक्वल टू फाइनल इंट्रोपी माइनस क्या बेटा, इनिशियल इंट्रोपी। अगर फाइनल इंट्रोपी ज़्यादा हुआ तो डेल्टा एस क्या हुआ, पॉजिटिव, बोलो है ना। और डेल्टा एस पॉजिटिव है तो इस केस में जो इंट्रोपी एस है वो क्या हो गया, इंक्रीज हुआ। और फाइनल इंट्रोपी इनिशियल से क्या है, कम है, तो इस केस में डेल्टा एस क्या हुआ, निगेटिव हुआ, तो हम कहेंगे इंट्रोपी क्या हुआ, डिक्रीज। क्लियर। अब ये एक्सटेंसिव या इंटेंसिव प्रॉपर्टी है तो लिखा हुआ इट क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, मतलब मास पे डिपेंड करेगा। और दूसरा स्टेट फंक्शन या पाथ फंक्शन, तो ये स्टेट फंक्शन है। याद रखना दो ही पाथ फंक्शन होते हैं, कौन कौन से, हीट एंड वर्क। तो ये क्या है, स्टेट फंक्शन। इतनी बात समझ में आ गई। फिर फैक्टर अफेक्टिंग इंट्रोपी ऑफ ए सिस्टम, कौन कौन सा फैक्टर है जो इंट्रोपी को क्या कर सकता है, इफेक्ट कर सकता है। तो पहला, अगर कोई गैसियस रिएक्शन है, ध्यान से समझना, अगर कोई गैसियस रिएक्शन है तो जितना ज़्यादा, ध्यान से समझना, रेंडमनेस किस में ज़्यादा हो सकती है, सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में, कौन ज़्यादा रेंडमनेस मूव कर सकता है। फैक्टर अफेक्टिंग इंट्रोपी, कौन कौन सा फैक्टर है जो इंट्रोपी को क्या कर सकता है, इफेक्ट कर सकता है। तो उसको समझाने के लिए सबसे पहले मैं कहता हूँ कि समझो अगर तीन फेज है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। एग्जाम्पल नहीं तो समझना, समझो मैं एग्जाम्पल के लिए लेता हूँ आइस, दूसरा ले लेता हूँ वाटर, और तीसरा ले लेता हूँ वेपर। सब वाटर ही है, ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे होगा, ये 25 पे होगा, ये 0 सॉरी ये 100 पे होगा, ये 25 पे होगा, ये 0 पे होगा। अगर तुम बाहर रखते हो तो कौन जल्दी स्प्रेड होगा। तो तुम पढ़ा होगा स्टेट ऑफ मैटर में भी कि गैस के मॉलिक्यूल में रेंडमनेस ज़्यादा होती है, वो बहुत जल्दी स्प्रेड होते हैं। उससे कम किस में होगा, लिक्विड, इस पे कम किस में होगा, सॉलिड। ये आइस का मतलब क्या है, ये सॉलिड, ये क्या है, और ये वेपर का मतलब क्या है। तो हमेशा रेंडमनेस की बात करोगे तो गैस का ज़्यादा होगा किससे, लिक्विड का, लिक्विड का ज़्यादा होगा किससे, सॉलिड का। तो जितना ज़्यादा गैसियस मॉलिक्यूल बढ़ेंगे उसका रेंडमनेस उतना ज़्यादा होगा, और जितना सॉलिड मॉलिक्यूल बढ़ेंगे उतना ज़्यादा रेंडमनेस क्या होगा, कम होगा। तो अगर मैं इधर से इधर मूव करूं तो अपने को क्या होगा, रेंडमनेस इंक्रीज करेगा। क्या हर एक बच्चों को मेरी बात समझ में आए। तो पहला कह रहा है कि डेल्टा एन जी अगर बढ़ेगी तो इंट्रोपी बढ़ेगी। डेल्टा एन जी क्या होता है, चेंज इन नंबर ऑफ गैसियस मोल। डेल्टा एन जी क्या होता है, डेल्टा एन जी इज इक्वल टू चेंज इन नंबर ऑफ गैसियस मोल। एग्जाम्पल से समझाता हूँ। समझो कोई एक गैसियस रिएक्शन है, NH3 गिव्स N2 प्लस 3H2 गैस। ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है। इस केमिकल इक्वेशन को देखो, सबसे पहले देखो ये बैलेंस है क्या, बैलेंस नहीं है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करो। तो रिएक्टेंट साइड कितने गैस मॉलिक्यूल हो गए, 2। प्रोडक्ट साइड देखो 1 और 3 कितने हो गए, 4। तो इधर टोटल गैस मॉलिक्यूल कितने हैं, 4, और इधर कितने हैं, 2। तो इसका डेल्टा एन जी निकालोगे तो टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट के कितने हो गए, 4 माइनस 2 कितना आ गए, 2। मतलब 2 पॉजिटिव है या निगेटिव है, पॉजिटिव। अगर ये केमिकल रिएक्शन हुआ तो 2 मोल ऑफ गैस से टोटल 4 मोल ऑफ गैस मिलेंगे। तो नंबर ऑफ गैसियस मोल बढ़ा, और जितना ज़्यादा गैसियस मोल बढ़ेगा हमने देखा उसकी इंट्रोपी क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। अरे बोलो है ना, तो इसकी इंट्रोपी क्या होगी, बढ़ेगी। क्लियर। तो ये डेल्टा एन जी अगर पॉजिटिव होगा तो इंट्रोपी क्या होगा, बढ़ेगा। डेल्टा एन जी निगेटिव होगा तो इंट्रोपी क्या होगा, कम होगा। ये कब लगाओगे, तो जब कोई गैसियस रिएक्शन होगा तब। कब लगाओगे, जब कोई गैसियस रिएक्शन, इन ए गैसियस रिएक्शन। समझ में आ गया। फिर ऐसा कहने में अगर फिजिकल स्टेट चेंज हो तो ऑलरेडी तुमको बता दिया, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में सॉलिड से ज़्यादा किसका होगा, लिक्विड, लिक्विड से ज़्यादा किसका होगा, सॉलिड से ज़्यादा लिक्विड, लिक्विड से ज़्यादा किसका होगा, गैस का। तीसरा कह रहा है ऑन इंक्रीजिंग गैसियस मोल्स इंट्रोपी विल क्या बेटा, इंक्रीज। तो जितना ज़्यादा गैस के मोल बढ़ेंगे इंट्रोपी क्या होगा, बढ़ेगा। फोर्थ कह रहा है ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर इंट्रोपी विल इंक्रीज। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे
तो उसमें क्या होगा, रैंडमनेस बढ़ेगा। क्या होगा कि जितने भी किसी भी मॉलिक्यूल में, ध्यान से समझना, जितने भी टाइप ऑफ एनर्जी एसोसिएट, ऑल द टाइप ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विथ ए मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बेटा, टेम्परेचर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो अगर टेम्परेचर बढ़ा तो मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और उससे क्या होगा, उसकी रेंडमनेस बढ़ेगी, और रेंडमनेस बढ़ा तो एंट्रोपी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। तो अगर एक ही सब्सटेंस देखो, ये भी आयरन सॉलिड है, ये भी आयरन सॉलिड है, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन, यहाँ पे कितना है 400 केल्विन। तो जब 300 से 400 केल्विन जाएगा तो टेम्परेचर बढ़ा, तो ये प्रोडक्ट साइड जो मॉलिक्यूल है उसकी एंट्रोपी ज़्यादा होगी विथ रिस्पेक्ट टू क्या बेटा, रिएक्टेंट साइड। बोलो हाँ ना। तो इस केस में इसका डेल्टा एस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो अगर एक ही सब्सटेंस एक ही फेज में अगर दो अलग अलग टेम्परेचर पे है तो जो हायर टेम्परेचर पे होगा उसकी एंट्रोपी क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्लियर है। फिर फिफ्थ है, ऑन डिक्रीजिंग प्रेशर एंट्रोपी क्या बेटा, इंक्रीज करेगा। अगर तुम क्या करोगे, प्रेशर को क्या करोगे, डिक्रीज करोगे, तो एंट्रोपी क्या होगा, बढ़ेगा। इसको ऐसे सोचो, तुम गैस पे प्रेशर अप्लाई करते हो, समझो ये कोई गैस है, अगर गैस मॉलिक्यूल पे तुम अगर प्रेशर क्या करोगे, इंक्रीज करोगे, तो जब प्रेशर इंक्रीज करोगे तो वो मॉलिक्यूल कॉम्प्रेस होगा कि नहीं होगा, तो कॉम्प्रेस होगा तो मॉलिक्यूल पास पास आएंगे। बोलो पास पास आएंगे तो कॉम्पैक्टनेस बढ़ेगी ना, और कॉम्पैक्टनेस बढ़ेगी तो एंट्रोपी क्या हो जाएगी, कम होगी। मतलब अगर किसी गैस पे तुम प्रेशर करोगे तो गैस लिक्विफाई होने लगेगा, तो गैस की टेंडेंसी होगी कहाँ आने की, लिक्विड। अगर गैस को प्रेशर दोगे तो गैस कंप्रेस होगा, और गैस कंप्रेस होकर के कहाँ आएगा, लिक्विड में आएगा। तो देखो जब गैस लिक्विड में आएगा तो एंट्रोपी कमी, कब, जब प्रेशर बढ़ा दिया तो अगर लिक्विड पे प्रेशर कम करोगे तो लिक्विड क्या हो जाएगा, गैस में जाएगा, तो एंट्रोपी बढ़ेगी। ये यही लिखा हुआ है, ऑन डिक्रीजिंग प्रेशर एंट्रोपी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। कोई दिक्कत, क्योंकि जब प्रेशर बढ़ाते हैं तो कोई भी चीज़ कंप्रेस होकर के पास पास आती है, और जितना पास पास आएगी उस केस में उसका रैंडमनेस क्या होगा, कम होगा। फिर है मिक्सचर। फिर लास्ट में क्या गया, मिक्सचर। अगर सॉलिड सॉलिड का मिक्सचर है, लिक्विड लिक्विड का मिक्सचर है, गैस गैस का मिक्सचर है, तो अगर सेम फेज में है तो उसकी एंट्रोपी क्या होगी, बढ़ेगी। हाँ या ना। तो ये कुछ थ्योरेटिकल एग्जांपल थे जो फैक्टर है जिससे एंट्रोपी या तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग हो सकता है। उस टाइप के क्वेश्चंस को कर सकते हो जहाँ पे थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस होगा। कोई दिक्कत, आ जाओ। फिर सम फेमस और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एग्जाम्पल ऑफ एंट्रोपी चेंज, जिसमें दो एग्जाम्पल तो बहुत अच्छा है। एक तो कार्बन की ही दो एलोट्रॉप्स होते हैं, ग्रेफाइट एंड डायमंड। क्या क्या, दोनों कार्बन के ही दो एलोट्रॉप्स है। तो देख लो, एंट्रोपी ऑफ ग्रेफाइट ग्रेटर देन क्या होगा, डायमंड। तो ग्रेफाइट की एंट्रोपी डायमंड से क्या होगी, ज़्यादा होगा। कोई दिक्कत। दूसरा, अगर कोई सॉल्ट है, अगर कोई सॉल्ट है, जैसे अमोनियम क्लोराइड है ना, NH4Cl, जब इसको एक्वस में डालोगे तो सॉल्ट क्या हो जाएगा, आयनाइज होगा ना, NH4 प्लस एंड Cl माइनस में। इन दिस प्रोसेस अमोनियम आयन एंड क्लोराइड आयन आर फ्री टू मूव इन द सॉल्यूशन वेयर दे आर नॉट फ्री टू मूव इन सॉलिड अमोनियम क्लोराइड, हेंस एंट्रोपी इज पॉजिटिव फॉर दिस टाइप ऑफ डिसोल्यूशन प्रोसेस। अगर कोई सॉल्ट हाइड्रोलिसिस करते हो, NH4 प्लस क्या है, सॉल्ट है, ऑल द सॉल्ट्स आर सॉलिड इन नेचर बिकॉज सॉल्ट आयनिक कंपाउंड होते हैं। तो NH4Cl क्या है, सॉल्ट है, तो किस नेचर के होंगे, सॉल्ट। बोलो, तो तुमने पढ़ा होगा 3 Idiots मूवी देखा होगा, जहाँ पे कहते हैं सॉल्ट वाटर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जब सॉल्ट वाटर करते हैं तो उस केस में उसकी आयन की मोबिलिटी होती है, और आयन को मूव करने के लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए। तो अगर तुम किसी सॉल्ट को तुम किसी एक्वा सॉल्यूशन में डाल दोगे, कहाँ डाल दिए, तो जब एक्वा सॉल्यूशन में डालोगे तो इसमें आयन की आयनिक मोबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि सॉल्ट आयोनाइज होगा और आयन को मूव करने के लिए मीडियम मिलेगा। तो उस केस में जो एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट है, इसकी एंट्रोपी क्या होगी, ज़्यादा होगी रेदर देन क्या बेटा, जब सॉल्ट सॉलिड स्टेट में होगा। बोलो है ना। तो अगर किसी सॉल्ट का, ध्यान से समझना, सॉल्ट है और दूसरा क्या है, सॉल्ट सॉल्यूशन है, बताओ एंट्रोपी किसकी ज़्यादा होगी, सॉल्ट सॉल्यूशन की ज़्यादा होगी सॉल्ट से। तीसरा है एडिशन ऑफ HCl इन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ Ag आयन, एंट्रोपी डिक्रीजेज। कहता है किसी भी, ध्यान से देखना, अगर ये ध्यान से देखना, सिल्वर आयन है, अगर सिल्वर आयन का कोई सॉल्ट है, अगर इसको कोई भी हैलाइड आयन, हैलाइड आयन का मतलब X माइनस बोल रहा हूँ,
ये क्या हो सकता है, क्लोराइड, ध्यान से समझना, क्लोराइड का मतलब Cl- आयन होता है। तो AgCl की एफिनिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, और कभी भी किसी सिल्वर आयन को अगर क्लोराइड आयन मिला तो ये इंस्टेंट क्या देता है, AgCl का प्रिसिपिटेट दे देता है। और प्रिसिपिटेट किस फॉर्म में होते हैं, सॉलिड। तो अगर कभी किसी सिल्वर आयन को अगर हैलाइड आयन मिलेगा तो उस केस में इंस्टेंट वो प्रिसिपिटेट देंगे और सॉल्यूशन से बाहर आएंगे, बोलो है ना। तो सॉल्यूशन है तो लिक्विड फेज, और प्रिसिपिटेट है तो सॉलिड फेज। सॉलिड की एंट्रोपी क्या होती है, कम, इसका मतलब उस केस में एंट्रोपी क्या होगी, कम होगी। क्लियर। फिर अब तुम बात करोगे तो तुमको एक चीज दिमाग में आया कि लिक्विड और सॉलिड में लिक्विड की एंट्रोपी ज्यादा होती है सॉलिड से। तो अगर कोई बॉइल्ड एग है और अनबॉइल्ड एग है, तो बॉइल्ड एग किस फॉर्म में होता है, सॉलिड के फॉर्म में, और अनबॉइल्ड एग कैसा होता है, लिक्विड के फॉर्म में। तो तुमसे बोले बॉइल्ड और अनबॉइल्ड एग में किसकी एंट्रोपी ज़्यादा होगी, तो तुम कहोगे अनबॉइल्ड, क्योंकि लिक्विड फेज है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, बिकॉज एग आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। जब किसी अंडे को हम बॉयल करते हैं तो उस केस में क्या होता है कि उस प्रोटीन का क्वाटरनरी हेलिकल स्ट्रक्चर बनता है। कौन सा स्ट्रक्चर बनता है, जैसे समझो किसी का हेयर स्ट्रेट है और उसको काफ़ी कर्ली कर दो, तो किस केस में बाल ज़्यादा उलझा हुआ होगा, तो डिसऑर्डरनेस स्ट्रेट हेयर में होगा या उलझे हुए बालों का होगा, बोलो है ना। तो यही होता है कि जब एग को बॉयल करते हैं ना, तो प्रोटीन मॉलिक्यूल जो होते हैं काफ़ी उलझे हुए बाल के जैसे हेलिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिससे उसकी एंट्रोपी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये लिखा भी हुआ है, डिनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन अकर्स, इसलिए एंट्रोपी क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। किसका, बॉइल्ड एग का अनबॉइल्ड एग से ज़्यादा। दूसरा, स्ट्रेचिंग ऑफ रबर। ड्यूरिंग स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड is not long flexible, micromolecule gets uncoiled. The uncoiled form are more specific geometry and more order arrangement, thus entropy क्या बेटा है, increases। जैसे स्ट्रेचिंग ऑफ रबर, किसी रबर को स्ट्रेच कर दो, रबर को छोड़ो। तुमने स्प्रिंग देखा होगा, पेन वगैरह का स्प्रिंग देखा होगा ना। स्प्रिंग कैसा होता है, इस फॉर्म में देखा होगा स्प्रिंग। तो ये स्ट्रेच स्प्रिंग है कि अनस्ट्रेच स्प्रिंग है। अगर मैं इसको स्ट्रेच कर दूं तो धीरे धीरे इसकी कॉइलिंग क्या होगी, स्ट्रेच होगी। तो ये मान लो स्ट्रेच कर दूं तो ये ऐसा ऐसा होगा, और स्ट्रेच कर दूं तो ये स्ट्रेट हो जाएगा ना, बोलो। तो किस केस में ज़्यादा ये है मैनर, इसमें या इसमें, ऊपर वाला में ज़्यादा कॉइलिकल स्ट्रक्चर, ज़्यादा उलझा हुआ स्ट्रक्चर है, और इस जब स्ट्रेच कर दिया कुछ फोल्ड मिला क्या, नहीं। तो जितने नंबर ऑफ फोल्ड कम होंगे उस केस में उसका स्ट्रेट हेयर के जैसे ज़्यादा होगा, बोलो है ना। तो जब किसी रबर को या स्प्रिंग को स्ट्रेच कर दोगे तो उससे इसकी एंट्रोपी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। समझ में आया नहीं आया, कोई दिक्कत। ये अब तक जो जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने तुमको बताए, ये सारे कॉन्सेप्ट इसके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट थे कि एंट्रोपी हम लोग देखते कैसे हैं, बिकॉज एंट्रोपी इज ए थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। एंट्रोपी मतलब क्या, तुम कहोगे डिग्री ऑफ रैंडमनेस या डिसऑर्डरनेस, डिग्री ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डर। जो जितना जल्दी माहौल को बिगाड़ दे उसका एंट्रोपी उतनी ज़्यादा होगी, और अगर एंट्रोपी बढ़ रही है तो उस केस में प्रोसेस क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले क्या थे कि कब कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा और कब कोई प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, इसी को पढ़ने जा रहे थे, बोलो है ना। और उसी को समझने के लिए हमने एक टर्म्स क्या पढ़ा, एंट्रोपी। अब एंट्रोपी क्या था कि अगर कोई रिवर्सेबल प्रोसेस में कितना ज़्यादा हीट क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है सिस्टम, किस टेम्परेचर पे, उसी को क्या कहा था, एंट्रोपी। अब हम लोग एंट्रोपी को मैथमेटिकल फॉर्म में देखते हैं कि इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं, मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ एंट्रोपी। तो एंट्रोपी क्या था, डेल्टा एस इजिकल टू क्यू रिवर्सेबल अपॉन टेम्परेचर। इसमें किसी बच्चों को कोई दिक्कत, बोलो, यही है ना। डेल्टा एस इजिकल टू क्यू अपॉन टेम्परेचर, मतलब किसी भी टेम्परेचर। तुम कहोगे इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझना। ये एक बॉडी है, समझो ये हॉट वाटर है, मैं तुमको समझाने के लिए लिखता हूं, और ये तुम्हारा क्या है, नॉर्मल वाटर। इसमें कोई दिक्कत किसी बच्चों को तो बताना। अगर हॉट वाटर समझो ये कुछ 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे तुमने गीजर ऑन कर दिया, बॉयल वाटर, और ये वाटर 25 डिग्री टेम्परेचर पे है ना। दो अलग अलग वेदर कंडीशन लेते हैं, दो अलग अलग वेदर कंडीशन लेते हैं।
यहाँ पे भी वाटर कितने पे है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहाँ पे भी ये वाटर कितना है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। बोलो है ना। एक जून जुलाई का मौसम लेते हैं और एक कभी दिसंबर जनवरी का वेदर लेते हैं। किस केस में टेम्परेचर ज़्यादा, किस केस में कम होता है? जून जुलाई में टेम्परेचर ज़्यादा होगा, गर्मी का मौसम होता है। तो ये जो है ये जून वाला है, जून जुलाई वाला, और ये कौन सा वाला है बेटा? दिसंबर। अब दोनों केस में सराउंडिंग टेम्परेचर का डिफरेंस होगा कि नहीं होगा? अरे बोलो ना, है ना। तो जून जुलाई में टेम्परेचर ज़्यादा होगा, मान लो 40 डिग्री सेंटीग्रेड पकड़ लेता हूँ। कितना पकड़ लेता हूँ? और दिसंबर में कितना ले लूँ? अरे 18 तो नहीं होता है, चलो 20 डिग्री सेंटीग्रेड। एक्सचेंज ऑफ हीट दोनों पे होगा। किस केस में हीट का एक्सचेंज ज़्यादा होगा बताओ? लो टेम्परेचर पे या हाई टेम्परेचर पे? मतलब हीट का एक्सचेंज टेम्परेचर के चेंज करने पे डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा? ये लिखा हुआ हीट चेंज अपॉन टेम्परेचर। हीट चेंज अपॉन मतलब सराउंडिंग पे तो हीट एक्सचेंज डिपेंड ही करेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? लेकिन ये क्यों कौन सा है? रिवर्सेबल का है, जब कोई सिस्टम हीट क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, चेंज इन हीट अपॉन चेंज इन टेम्परेचर, ऐसा लिख सकता हूँ। ये क्या है? इंट्रोपी। ये क्या है? क्यू। ये क्या है? टेम्परेचर। अपन लेते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लगाओ थोड़ा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन हीट प्लस वर्क डन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यही था ना। इंटरनल एनर्जी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। चलो जो चीज है मैं रिकॉल करा देता हूं इधर से। हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज कॉल्ड एज इंटरनल एनर्जी, याद होगा तुमको। और हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर दैट इज कॉल्ड एज बेटा योर इंथैल्पी। बोलो हाँ ना। और इसके लिए तुम अगर करते होगे क्यू के लिए, याद होगा हीट कैपेसिटी में पढ़ाया था, तो ये होता था एन सी वी डेल्टा टी, ये होता था एन सी पी डेल्टा टी। सब लगने वाला है आज, एन सी वी डेल्टा टी और ये होता है एन सी पी डेल्टा टी। तुमको हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सब बताया था, फॉर 1 ग्राम, फॉर 1 मोल और फॉर एनी सब्सटेंस। यही होगा। अब यहां से मैं डेल्टा क्यू निकाल लूं, निकाल सकता हूं। तो चेंज इन हीट डेल्टा क्यू इज इक्वल टू क्या होगा? चेंज इन इंटरनल एनर्जी माइनस वर्क डन। बोलो होगा कि नहीं होगा? अरे बोल, ध्यान से देखें। होगा। अब मैं इस इंट्रोपी वाले फॉर्मूले में इसको पुट कर दूं, तो ये जो डेल्टा क्यू रिवर्सेबल है, तो ये डेल्टा ई रिवर्सेबल माइनस वर्क डन हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो चलो अब इसको मैं पुट कर देता हूं इस इक्वेशन में, सब लोग ध्यान से समझना। तो चेंज इन इंट्रोपी एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल्टा ई माइनस क्या बेटा? वर्क डन अपॉन क्या बेटा? टी। डेल्टा ई को एन सी वी डेल्टा टी से रिप्लेस कर दो, कर सकता हूं ना। तो ये क्या हो जाएगा? एन सी वी डेल्टा टी माइनस वर्क डन को क्या ले सकता हूं? पी डेल्टा भी बोलो है ना। अब तुमको याद होगा जब हम लोग वर्क डन निकालते हैं तो वर्क डन दो टाइप के होते हैं, एक रिवर्सेबल, दूसरा इरिवर्सेबल। तो इरिवर्सेबल में सडन चेंज होता है और दो ही पॉइंट पे सिस्टम इक्विलिब्रियम पे होगा, इनिशियल और फाइनल पे, और इसलिए वहाँ पे माइनस पी एक्स्ट्रा इंटू डेल्टा भी लगाते हैं। लेकिन जब हम लोग रिवर्सेबल केस में अगर हीट निकालते हैं तो उसको इंटीग्रेट करते हैं, क्योंकि हर पॉइंट पे सिस्टम इक्विलिब्रियम पे होता है। बोलो हाँ ना, कोई दिक्कत इसमें? अब अपने को क्या करना है कि किसी भी सिस्टम का इंट्रोपी कैलकुलेट करना है मैथमेटिकली। इंट्रोपी का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सेबल अपॉन टेम्परेचर।
तो डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सेबल अपॉन टेम्परेचर। और जब भी अगर किसी रिवर्सेबल प्रोसेस का हम लोग चेंज निकालते हैं, हीट चेंज, तो उसको क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं। कहाँ से कहाँ, तो जिस टेम्परेचर के लिए निकालने उस टेम्परेचर रेंज के लिए निकालेंगे, T1 से क्या करेंगे T2 तक के लिए। इतना तो कोई दिक्कत। चलो अब मैं लेता हूँ फ्रॉम, सब लोग समझना, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, डेल्टा E इज इक्वल टू डेल्टा Q प्लस वर्क डन। अब यहाँ से Q रिवर्सेबल निकाल करके इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा E माइनस क्या आ जाएगा, वर्क डन। इसमें लिमिट कहाँ से कहाँ, तो टेम्परेचर T1 से T2, क्योंकि अगर हीट का एक्सचेंज होगा तो टेम्परेचर का चेंज होगा। बोलो हाँ ना। अब मैं यही Q रिवर्सेबल की जगह ये पूरा डाल दूँ, बोलो। तो अगर ध्यान से समझना, डेल्टा Q रिवर्सेबल है तो इंटरनल एनर्जी माइनस वर्क डन रिवर्सेबल, और वर्क डन रिवर्सेबल निकालेंगे तो P एक्सटर्नल डेल्टा V को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। मैं इसी को यहाँ पुट करता हूँ, ध्यान से देखो। तो क्या जाएगा, डेल्टा S इज इक्वल टू Q की जगह डेल्टा E अपॉन T, अरे इसको लिख सकते हैं ना, डेल्टा E माइनस रिवर्सेबल, लिख सकते ना। कोई दिक्कत, इसको ऐसे सेपरेटली कर दूं, डेल्टा S इज इक्वल टू, अब डेल्टा E को क्या लिख सकता हूं, NCV डेल्टा T लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। और डेल्टा H को क्या लिखते हैं, NCP डेल्टा T। और तुम अगर इसको और रिकॉल करोगे तो ये QV के बराबर होता है, और इसको और रिकॉल करोगे तो ये QP के बराबर होता है। एक बार देख लो। अब देख, डेल्टा E के जगह क्या पुट कर दूं, N डेल्टा T माइनस वर्क डन के लिए अपॉन टेम्परेचर लिमिट। अब दोनों को सेपरेट कर दो, बोलो। तो क्या आ जाएगा, डेल्टा S इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा T बाई T। अब देखो N कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस, CV क्या है, हीट कांस्टेंट, CV क्या है, हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये भी कांस्टेंट होता है। तो एक ही चीज़ बता दो, टेम्परेचर चेंज करेगा तो कांस्टेंट को बाहर निकाल दिया, ये T1 से T2। क्या मेरी बात समझ में आ गया। अब देखो ये माइनस दोनों क्या हो गया, प्लस हुआ। देख ध्यान से यहाँ बेटा, प्लस आ गया। अब P एक्सटर्नल इनटू क्या आ जाएगा, P एक्सटर्नल डेल्टा V बाई टेम्परेचर। बोलो है ना, लिमिट कहाँ से, अब तुम जानते हो 1/T का इंटीग्रेशन ln होगा, जैसे 1/x का इंटीग्रेशन ln x होता है ना, तो ये ln होगा ना। अरे देखो 1/x dx, अगर इसको तुम इंटीग्रेट करोगे तो ये होता है ln x। ये ऑलरेडी ये फॉर्मूला यूज कर चुके हैं जब हम लोग रिवर्सेबल वर्क डन निकाले थे। अब यहाँ पे P एक्सटर्नल है, तो इस P को मुझे टेम्परेचर के टर्म्स में रिप्लेस करना पड़ेगा। तो क्या कर सकते हैं, PV इक्वल टू NRT। ध्यान से समझना। तो मुझे क्या चाहिए, P चाहिए, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, NRT बाई। क्या मेरी बात समझ में आ गई। तो देखो ये N से भी तो बाहर है, 1/T का इंटीग्रेशन ln T, फिर ln T2 माइनस T2 डालोगे तो ये क्या हो जाएगा, ln T2 बाई T1। मैं एक स्टेप शॉर्ट कर दिया हूँ। देखो 1/T को इंटीग्रेट करोगे तो ln T आएगा, तो तुम ऐसे लिखोगे, ध्यान से मैं यहाँ लिख देता हूँ, ध्यान से देख, ln T, फिर T1 और T2 लिमिट डालोगे,
तो फिर पहले हायर लिमिट डालते हैं फिर लोअर लिमिट डालते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हो, ln t2 माइनस ln t1। तो log a माइनस log b इजिकल टू क्या होता है, log a बाई b, तो ln t2 बाई क्या होगा t1, यही लिख दिया ln t2 बाई t1। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अब इसको रिप्लेस करोगे तो nRT आ गया अपॉन v। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो कुछ चीज़ें कॉमन हो रही है, ये तो समझ में आ गया, ये यहाँ तक समझ में आ गया। अब p को रिप्लेस कर दूँ किससे, nRT बाई v से करूँगा ना, देखो कितना हो जाएगा, nRT अपॉन, पहले p को कर रहा हूँ, अपॉन क्या बेटा v, कोई दिक्कत, इनटू dv बाई क्या आ जाएगा v। बोलो, तो अब ध्यान से देखना, सॉरी dv बाई क्या आ जाएगा, अरे dv बाई यहाँ पे t है ना। अब देखना ये t क्या हो गया, कैंसिल हुआ या नहीं हुआ। तो अब ये चेंज फंक्शन किसका हो गया, वॉल्यूम का। तो लिमिट कहाँ से कहाँ होगा, v1 से v। फिर nr क्या होगा, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा ln v2 बाई v1 आएगा कि नहीं आएगा। देखिए यहाँ सब कुछ nr कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, 1 बाई क्या आ जाएगा v। देख लो पहले एक लाइन फिर से लिख देता हूँ, डेल्टा s इज इक्वल टू एन सी वी ln t2 बाई क्या बेटा t1 प्लस, ध्यान से देखना, nr कांस्टेंट बाहर आ गया, क्या आ गया dv बाई v, लिमिट कहाँ से v1 से v2। अब जैसे 1 बाई t का इंटीग्रेशन ln t हुआ, तो 1 बाई v का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा ln v, लिमिट v2 माइनस v1 होगा, हायर लिमिट क्या हो जाएगा v2, लोअर लिमिट क्या हो जाएगा v1। तो क्या लिखेंगे ln v2 माइनस v1, तो सीधा सीधा क्या जाएगा ln v2 बाई v1। अरे बोलो है ना। तो ये फॉर्मूला क्या आ गया, डेल्टा एस इजिकल टू, ये वाला टर्म फर्स्ट टर्म तो सेम ही रहेगा, एन सी वी ln t2 बाई t1 प्लस, देखो nr ln v2 बाई, क्या मेरी बात समझ में आ रही है। अब v2 बाई v1 को हम क्या लिख सकते हैं, p1 बाई p2। बोलो हाँ ना, p1 बाई लिख सकते हैं, याद होगा ना तुमको, इससे पहले हम लोग रिवर्सेबल वर्क डन निकाल चुके हैं। यही फार्मूला था, वर्क डन इज इक्वल टू ln को लॉग में करोगे तो 2.303 आ जाता है। तो ये फार्मूला था nr ln v2 बाई v1, और आइसोथर्मल में nr ln v2 बाई v1 को p1 बाई p2 लिख देते थे। बोलो हाँ ना। चेंज इट एंट्रोपी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ध्यान से समझना, एट क्या बेटा कांस्टेंट वॉल्यूम। तो कांस्टेंट वॉल्यूम है तो हीट कैपेसिटी कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो जाएगा। तो क्या लिख सकता हूँ इसको, NCV ln T2 बाई T1 प्लस NR ln क्या हो जाएगा बेटा V2 बाई। लेकिन अगर मैं यही डेल्टा S निकालूं एट कांस्टेंट प्रेशर पे, क्या निकालूं, तो क्या हो जाएगा NCP ln T2 बाई T1 प्लस NR ln P1 बाई क्या बेटा। इन दोनों इक्वेशन को आप अपने यूज के हिसाब से चेंज कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। तो ये किसी भी रिवर्सेबल प्रोसेस में अगर किसी सिस्टम का आपको एंट्रोपी निकालना है तो आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। कुछ नहीं किया, जो फॉर्मूला था अपन डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सेबल अपॉन टेम्परेचर, उसी को फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया। क्या हर एक बच्चों को मेरी बात समझ में आई, बोलो है ना। अब अगर किसी क्वेश्चन में तुमको ये दे दे कि कह दे अगर सिस्टम आइसोथर्मल है, क्या कह दे सिस्टम, क्लियर,
अब एक एक करके पहले मैं निकालता हूँ, पहले देखना। चेंज इन एंट्रोपी फॉर, पहले देख लो आइसोकोरिक प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? तो आइसोकोरिक में क्या कांस्टेंट होता है? वॉल्यूम, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। तो इस केस में जो V1 है वो क्या हो जाएगा? तो V2 बाई V1 1 हो गया, log 1 0, तो ये पूरा टर्म्स खत्म हुआ कि नहीं हुआ? तो सिंपल देख लो। तो इस केस में डेल्टा S का फॉर्मूला क्या हो गया? NCV ln, क्या मेरी बात समझ में आई? कोई दिक्कत? दूसरा डेल्टा S फॉर आइसोकोरिक की जगह में आइसोबारिक ले लेता हूं। एट आइसोबारिक प्रोसेस, तो आइसोबारिक प्रोसेस में क्या कांस्टेंट रहेगा? प्रेशर। तो इस केस में क्या होगा? P1 इक्वल टू, तो P1 P2 के बराबर होगा, तो फिर ये log 1 0 हो जाएगा। तो यही फॉर्मूला में सिर्फ यहाँ पे CP है, यहाँ पे क्या जाएगा? CP। तो डेल्टा S इक्वल टू क्या हो जाएगा? NCP ln T2 बाई T1। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बोल हाँ या ना। ये फॉर्मूला का तुमको चेंज करना है। अगर मैं आइसोथर्मल ले लूं, क्या ले लूं? तो बता क्या जीरो होगा, फॉर्मूला क्या होगा? यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम नहीं होगा, यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम नहीं होगा। क्या होगा बता दूं क्या? कांस्टेंट वॉल्यूम लेंगे V1 V2 0 होगा ना, ये होगा इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, ये होगा इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। इन टर्म्स ऑफ क्या बेटा? वॉल्यूम। ये होगा इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। बोलो है ना, कोई दिक्कत? अब मैं तुमको कह रहा हूं कि इसी फॉर्मूले को अगर मुझे लिखना पड़े किसके लिए? आइसोथर्मल के लिए। ये एंट्रोपी किसके लिए? आइसोकोरिक, ये आइसोबारिक। अगर मुझे आइसो किसके लिए? थर्मल, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। तो मैं बार बार कहता हूं कि फॉर्मूला तुम यही याद रखना, डेल्टा S सिस्टम इज इक्वल टू क्या है? NCV ln T2 बाई T1, बोल बच्चे, प्लस NR ln V2 बाई V1। अगर ये CV लोगे तो यहाँ V2 है। या दूसरा डेल्टा S सिस्टम इज इक्वल टू N, बोलो बेटा, CP ln T2 बाई T1 प्लस NR ln, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? P1 बाई P2। बस ये दोनों फॉर्मूला याद रखना। आया कहाँ से है, बाकी तुम चेंज कर, बाकी अपने से चेंज कर लेना। तुरंत देखोगे अगर आइसोकोरिक बोला तो प्रेशर जीरो या वॉल्यूम जीरो? वॉल्यूम जीरो, ये पूरा टर्म्स गायब हो गया। अगर आइसोबारिक बोला तो ये पूरा टर्म जीरो, ये आ गया फॉर्मूला। अभी क्या बोला? आइसोथर्मल, तो क्या हो जाएगा? टेम्परेचर जीरो। आइसोथर्मल में टेम्परेचर, तो इस केस में बच्चे क्या हो गया? डेल्टा T क्या हो गया? जीरो। मतलब जो T1 है बच्चे ये T2 के इक्वल होगा, बोलो है ना। तो इन दोनों टर्म्स में T1 T2 के इक्वल हो गया, तो log 1 जीरो, मतलब ये वाला टर्म्स जीरो हो गया, बोलो है ना। तो इस केस में डेल्टा S अगर सिस्टम किसके लिए? फॉर आइसोथर्मल बाबू, तो क्या हो जाएगा? ध्यान से देखो, NR ln क्या बेटा? V2 बाई V1 या NR ln P1 बाई। फॉर्मूला को खुद से तोड़ मरोड़ कर सकते हो, बस तुम्हें प्रोसेस पता होना चाहिए। क्या मेरी बात समझ में है? अरे बोलो ना, है ना। एक बार फिर से देख लो, समझा नहीं समझा। अगर एडियाबेटिक प्रोसेस है तो ना प्रेशर जीरो होगा, ना वॉल्यूम, डेल्टा V जीरो नहीं होगा, डेल्टा P नहीं होगा, डेल्टा T कुछ भी नहीं होगा। मतलब इन चीज़ों में डेल्टा V नॉन जीरो, डेल्टा P नॉन जीरो, डेल्टा T नॉन जीरो। तो
तो सीधा सीधा आपको यही फॉर्मूले को यूज करना है। बोलो हाँ ना? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? क्लियर है यहाँ तक? कर लोगे? इंट्रोपी पूरा समझ में आया? अब एक बात आती है कि अगर किसी चीज़ का फेज चेंज हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है? फेज चेंज हो रहा है, तो उस केस में इंट्रोपी हम लोग कैसे निकालेंगे? इंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग फेज ट्रांजिशन। बस मैं तुमको ही देता हूँ। जब फेज चेंज होगा तो तीन ही चीज हो सकती है, क्या क्या? सॉलिड टू लिक्विड, या सॉलिड टू, या गैस टू सॉलिड, या लिक्विड टू, या लिक्विड टू, या गैस टू सॉलिड। बस नाम चेंज होगा। अगर सॉलिड से गैस आ रहा है तो सब्लिमेशन, और सॉलिड से लिक्विड आ रहा है तो मेल्टिंग या फ्यूजन। बोलो है ना? तो अगर मैं लिख देता हूं सॉलिड टू गैस, तो इसको क्या बोलते हैं? अगर सॉलिड टू लिक्विड आ रहा है तो मेल्टिंग या फ्यूजन, या आइस मेल्ट होता है ना। अगर गैस टू लिक्विड जा रहा है कंडेंसेशन, और लिक्विड टू गैस जा रहा है तो वेपोराइजेशन, यही हो सकता है। तो इसको बोलेंगे वेपोराइजेशन, या इसको बोलेंगे कंडेंसेशन। जितने सारी चीज अगर ओपन एटमॉस्फेयर में हो रहा है, कहां पे हो रहा है? अगर समझो ये फेज ट्रांजिशन कहां हो रहा है? ओपन एटमॉस्फेयर में। तो ओपन एटमॉस्फेयर में क्या है? कांस्टेंट प्रेशर है, और हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर QP इज कॉल्ड एज क्या बेटा? इंथैल्पी। और अगर ये बंद क्लोज कंटेनर में है, इन क्लोज कंटेनर, तो क्लोज कंटेनर का मतलब क्या हो गया? कांस्टेंट वॉल्यूम, तो QV इजिकल टू क्या बेटा? डेल्टा ई। अब किसी भी फेज ट्रांजिशन में अगर इंट्रोपी का चेंज है तो या तो तुमको इंथैल्पी या इंटरनल एनर्जी दे रहेगी। बोलो है ना? तो क्या होता है? चेंज इन इंट्रोपी इज इक्वल टू Q रिवर्सेबल अपॉन टेम्परेचर। Q रिवर्सेबल अपॉन क्या होता है? अब क्वेश्चन में फेज चेंज आमतौर पे तुमको कांस्टेंट प्रेशर पे ही गिवन होता है। कहाँ गिवन होता है? तो अगर तुमको कांस्टेंट प्रेशर पे फेज चेंज करा रहा है, मतलब उसका सीधा सीधा क्या दे रहा है? इंथैल्पी। तो Q के जगह इंथैल्पी उस प्रोसेस का डाल देना। अगर फेज चेंज सॉलिड से गैस हो रहा है तो इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, इसमें जो हीट चेंज होगा। अगर सॉलिड टू लिक्विड हो रहा है तो इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। अगर गैस लिक्विड टू गैस जा रहा है तो इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। तो जिस प्रोसेस का नाम होगा और जिस प्रोसेस में जो हीट चेंज होगा, उसी हीट चेंज को उस प्रोसेस का नाम देते हैं। फिर से समझाता हूँ। अगर कोई प्रोसेस सॉलिड टू गैस हुआ तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? सब्लिमेशन। ड्यूरिंग दिस सब्लिमेशन प्रोसेस जो हीट चेंज होगा उसी को हीट ऑफ सब्लिमेशन बोलेंगे। अगर गैस टू लिक्विड में प्रोसेस को क्या बोलेंगे? कंडेंसेशन। तो इसको बोलेंगे हीट ऑफ कंडेंसेशन। अगर लिक्विड टू सॉलिड में अगर हम बात करूं तो लिक्विड टू सॉलिड क्या हो गया? फ्रीजिंग। तो इसको बोलेंगे इंथैल्पी ऑफ फ्रीजिंग। लेकिन इंथैल्पी फॉर 1 मोल होता है, हीट चेंज फॉर 1 मोल। तो कभी भी फेज ट्रांजिशन अगर आपको दिया हुआ है इंथैल्पी चेंज या फेज चेंज, तो इंथैल्पी फॉर 1 मोल। तो इसके लिए सिर्फ Q रिवर्सेबल को क्या करोगे? डेल्टा H, चेंज इन इंथैल्पी जिस प्रोसेस का होगा, तो डेल्टा H ऑफ क्या बेटा? प्रोसेस अपॉन क्या करोगे? टेम्परेचर। तुमको डायरेक्टली इंथैल्पी चेंज कर देगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अभी हीट निगेटिव होगा तो निगेटिव लोगे, पॉजिटिव होगा तो जैसे लिक्विड को गैस में ले जाओगे तो इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन पॉजिटिव होगा, लेकिन गैस को लिक्विड में लाओगे तो इंथैल्पी क्या होगा? निगेटिव होगा। कोई दिक्कत? तो तुम यहाँ से पूरे काम को कर सकते हो। इसमें एक ही चीज़ है कि अगर किसी टोटल इंट्रोपी हम लोग कैसे निकालते हैं, तो टोटल इंट्रोपी सिस्टम प्लस सराउंडिंग करके निकालेंगे। तो आज की क्लास में इंट्रोपी का थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल फंडा तुम पूरा याद रखना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पे मैं इसी का टोटल इंट्रोपी और इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस कराऊंगा। लेक्चर ध्यान से सुन के समझ करके लिखना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर टुडे, बाय बाय एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू।